नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। पहले भी दो बार सरकार एनडीए की ही थी, लेकिन तब उसको मोदी सरकार के तौर पर प्रचारित किया जाता था। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी उसको एनडीए सरकार कहने लगे। उसके पीछे आपको कारण पता ही है कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। 32 सीटें कम रह गई पूर्ण बहुमत पाने से। गठबंधन सरकार वास्तव में क्या होती है, अब ये प्रधानमंत्री मोदी को भी पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक वो हमेशा बहुमत की सरकारों का नेतृत्व करते रहे। लेकिन इस बार बहुमत की सरकार उनको नहीं मिली है, गठबंधन की वास्तव में सरकार मिली है। और कई पार्टियों के की बैसाखी पर अब वो टिकी हुई है। इसका ये कितना चुनौतीपूर्ण है उनके लिए, ये साफ अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 24 घंटे हो गए सरकार बने हुए, और तब जाकर के कहीं मंत्रालयों का बंटवारा हो पाया। मंत्रालय बढ़ गए। हाँ, ये जरूर है कि मजबूती इसमें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, यानी वित्त, रक्षा, गृह, ये सारे के सारे, सूचना प्रसारण, रेलवे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ही मिले हैं। जबकि विपक्षी सांसदों में खास तौर से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी मंत्रालयों की संख्या भी ज्यादा चाह रहे थे। अभी तक जनता दल यूनाइटेड को 2 मंत्रालय मिले हैं, और तेलुगु देशम पार्टी को भी। इसके जबकि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही ज्यादा मंत्रालय चाह रहे थे, पर वो मिले नहीं उनको। दूसरे ये भी है कि जो पसंदीदा विभाग चाह रहे थे, खास तौर से जनता दल यूनाइटेड के बारे में कहा जा रहा था कि वो रेलवे तो चाहते ही चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई एक महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह है, उनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, और एक और मंत्रालय जो फिशरीज का है उसका मंत्रालय दिया गया है। खैर, मुख्य बात यह है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ही रखे। इससे पहले जब मंत्रालय बंटने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान एक बार ये बात फिर सामने आई कि तेलुगु देशम पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि उसे लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, स्पीकर का पद चाहिए। और वो अभी भी अड़ी हुई है। जो हमारे सूत्र हैं, हमारे सोर्सेज हैं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस पर वो अपना अधिकार जता रही है, और वो चाहती है कि उसको स्पीकर का पद मिले। दूसरे, एनडीए पार्टी में भी कोई संयोजक नहीं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार चलाती थी, तो उसको एनडीए के संयोजक वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी जब अटल आडवाणी के दौर की जो एनडीए थी। लेकिन अब की बार ये दौर फिर लौट आया है, यानी भाजपा के पास बहुमत नहीं है, उसको बैसाखी पर सरकार चलानी है, तो अब एनडीए के संयोजक की भी जरूरत पड़ेगी, और तेलुगु देशम पार्टी ने अपना दावा उस पर ठोक दिया है। तेलुगु देशम पार्टी इसमें सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी है। उसके पास 16 लोकसभा सांसद जीत करके आए हैं लोकसभा में। जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं। और ये जो सांसद हैं, इन सांसदों के बल पर दोनों ही पार्टियां लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये होता ही है कि जब गठबंधन की सरकारें चलती हैं तो उसमें जो नेतृत्व करता है, जो भी पार्टी नेतृत्व करती है और जो भी व्यक्ति नेतृत्व करता है, उसके ऊपर दबाव रहता है। ये पहले भी देखा गया है और अब फिर दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि 10 साल ये चीज नहीं दिखाई पड़ी, और तब लगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से सरकार चला रही है, जो फैसले चाहती है वो ले लेती है। तो ये बहुमत की सरकारों के साथ ये सामान्य सी बात है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बैसाखी पर चलने वाली, यानी 32 सदस्य कम से कम और चाहिए, उसका जो जुगाड़ कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, महाराष्ट्र से शिवसेना जो एक नाथ शिंदे के गुट वाली है वो है, अजीत पवार की है, इन सब को लेकर के, और भी छोटी छोटी पार्टियां कई हैं, इनको लेकर के वो कैसे चलाएगी। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये 2-3 जगहों से ही है। सबसे ज्यादा तो तेलुगु देशम पार्टी से, दूसरे जनता दल यूनाइटेड से,
तीसरे जो है महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना विरोध दिखा दिया है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना नाराज है, उसको पोजीशन चाहिए, उसको मंत्रालय चाहिए, कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। अजीत पवार गुट और प्रफुल्ल पटेल उनके नेता वो भी कह चुके हैं कि हम कैबिनेट मंत्री से नीचे हमको चाहिए नहीं, यद्यपि उनके केवल एक ही सदस्य जीत करके लोकसभा में आए हैं। लेकिन एक नाथ शिंदे के तो 7 MP जीत करके आए हैं, इसलिए उनका दावा थोड़ा सा मजबूत है। अच्छा, यही नहीं, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी भी है जिसके 5 सांसद हैं, 5 ही लड़े थे और 5 के 5 जीत आए हैं। उनका भी अपना एक दबाव बना रहेगा, अभी भी कुछ न कुछ बार्गेन वो भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 30-32 सीटों का हिसाब किताब है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर भी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी, NDA सरकार पर भी वो दबाव बना रहेगा। लेकिन एक बात और है, चूंकि गठबंधन में राज्य में भी गठबंधन की जो सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय दल थे उनके साथ उसने सरकार बनाई, कहीं वो छोटी पार्टी थी यानी जिसको कह लीजिए कि अब बी पार्टी थी, कहीं वो लीड कर रही थी तो उनके सहयोग से कर रही थी। लेकिन अंततोगत्वा धीरे धीरे सहयोगी पार्टियां खत्म होती गई, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड आज जहां पहुंच गई है वो हो, ये सब शुरू से ही NDA के पार्टनर रहे। और चाहे शिवसेना हो, शिवसेना देखिए आज मुख्य शिवसेना, यद्यपि उद्धव ठाकरे सिंपैथी वोट ले आए, ज्यादा सीटें जीत गए, उसकी वजह से महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में फायदा हो गया। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा उनके साथ थी, उसके पास सांसद आ गए। NCP उनके साथ थी, उनके पास सांसद आ गए। लेकिन शिवसेना में तोड़फोड़ करने में तो बीजेपी कामयाब रही ही, या फिर और जगहों पर हो। तो कुल मिलाकर के जो रिकॉर्ड है इस नई वाली बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसका रिकॉर्ड ये है कि वो अपने सहयोगियों को खत्म करती चलती है। तेलुगु देशम पार्टी को ये भली भांति अंदाजा है, इसलिए वो दबाव बना रही है। और वो दबाव बना करके मुझे लगता नहीं है कि वो इस वाले दबाव पर कामयाब नहीं होगी। वो दो चीजों के लिए अगर दबाव बना रही है कि लोकसभा स्पीकर और NDA के संयोजक, इनमें से कम एक पद तो वो लेकर के ही रहेगी, जहां तक मुझको अनुमान लगता है। नहीं तो उसके पास विकल्प खुले हुए हैं, वो यहां से गठबंधन से अलग भी हो सकती है। हालांकि प्री पोल अलायंस है, इतनी जल्दी अलग नहीं होंगे, लेकिन इसमें कोई कानूनी बाध्यता या इसमें किसी तरह की ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो अलग नहीं हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ भी, अच्छा एक चीज और बताऊं, वहां के जो लोकल नेता है उनका दबाव बिल्कुल नहीं है कि वो इस सरकार में समझौता करके इस तरह से अपने को गिरा करके, झुका करके समझौता करके रहे। पूर्ण बहुमत रहा होता भारतीय जनता पार्टी का, तब तो उनकी मजबूरी थी कि समझौता करते वो या झुक करके रहते। अब उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार चलाना है तो हमारे ही सहयोग से चलाना है, इससे अगर हमारी कुछ जायज मांगे होंगी तो वो हम अपनी मनवा करके रहेंगे। तो आंध्र प्रदेश की भी एक तो बहुत बड़ी मांग ये है कि वो अपना स्पेशल स्टेटस चाहते हैं अपने राज्य के लिए, और बिहार में जनता दल यूनाइटेड भी, नीतीश कुमार भी चाहते हैं। ये मिल पाता है नहीं, लेकिन ये जो सदस्यों की बात है, जो लोकसभा सदस्यों के साथ जो अपना समर्थन दे रहे हैं, उसके आधार पर जो यहाँ पर मंत्रालय की सीटों की और विभागों की बात कर रहे हैं, ये बार्गेनिंग अभी होती रहेगी। यद्यपि ये कहा जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अभी फिलहाल ये चीजें तय हो गई हैं, लेकिन अभी गुंजाइश बची हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी सारा कुछ खत्म है। तो ये गुंजाइश ये बता रही है कि इसका मतलब कि अभी जो बार्गेनिंग चल रही है उसमें सहयोगी दलों को सफलता मिल सकती है। नहीं मिलती है तो सहयोगी दलों के पास ऑप्शन है, वो बाहर जा सकते हैं। और उसके लिए तो जो ये हम कह रहे थे कि सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है, तो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे जनता ये लोक जनशक्ति पार्टी हो, चिराग पासवान वाली, या फिर ये नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी हो आंध्र प्रदेश की, इन सब लोगों को ये खतरा तो बना ही है कि कभी भी हमारे लोकसभा सदस्यों को बीजेपी तोड़ करके अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है और अपना बहुमत कुछ इस तरीके से बना सकती है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से भी इन नेताओं की बातचीत चल रही है, और शायद बातचीत पहले से ही चल रही थी NDA को समर्थन देने से पहले से ही। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी उस तरफ नहीं बढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी पार्टी जो थी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद थे, वो थी भारतीय जनता पार्टी।
तो एक तरीके से जो नैतिक रूप से मौका पहले मिलना था वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता, तो दावेदारी करने का उनका कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन दावेदारी नहीं करेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि आगे भी कोई दावेदारी नहीं की जाएगी। तो वो इन्हीं पार्टियों के एनडीए गठबंधन के साथ रिश्तों पर आधारित है। अगर रिश्ते खराब हुए तो इधर फिर इंडिया गठबंधन तैयार बैठा हुआ है। एक बात और, इंडिया गठबंधन के नेता, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ये चाह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बना करके बनाए और वो दिखाए। उससे वो कई चीजें देखना चाहते थे, उसके कई परिणाम देखना चाहते थे, जो दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं, जिसके आसार दिखने लगे हैं। पहली बात तो ये कि जो पार्टी के भीतर, गठबंधन के भीतर, सरकार के भीतर जो एक बिल्कुल सशक्त रूप से एक या दो लोग नेतृत्व करते दिखाई पड़ रहे थे, शायद वो स्थिति इस बार ना दिखाई पड़े। हालांकि मंत्रालयों का विभाजन जहां हुआ है तो हाँ, अभी भी यही दिख रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के ही चली है उसमें, लेकिन आगे भी चलती रहेगी इसमें संदेह है। तो गठबंधन के नेता चाह रहे थे कि ये गठबंधन सरकार चला करके दिखाए। तो पहली बात, इसकी चुनौतियां उनके लिए जो होंगी वो कैसे फेस करते हैं वो दिखाई पड़े। और दूसरी बात, वो ये भी चाह रहे थे कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार बनाने की जो लालसा है भारतीय जनता पार्टी की और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की, वो भी लोगों के सामने आए। जो अभी भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरी सरकार इच्छा नहीं है, शक्ति पाने की इच्छा नहीं है, सरकार चलाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये मैं देश के नाम पर कर रहा हूं, या जो भी दायित्व है उनका अपना, जो भी इसके लिए वो लॉजिक देते हैं, तो ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे पार्टियों को लेकर के वो साथ कैसे चलते हैं जो कि उनके अपने जो एजेंडे हैं उनके बिल्कुल विपरीत जाकर के काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर यह आरोप लगाती आई, खासकर कांग्रेस पार्टी पर, कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है और कई राज्यों में वो आएगी तो 4% मुस्लिमों को आरक्षण दे देगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के उसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा अभियान चलाया, यद्यपि कई जगह उसको इन चीजों का नुकसान हुआ। लेकिन अब उसी एनडीए गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि हम आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला हुआ है वो जारी रहेगा। इसके अलावा मुस्लिमों को कई और तरह की सुविधाएं देने की भी बात उसने, चूंकि अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, और ये कहना है कि वो उन सारी चीजों को जारी रखेगी। तो इंडिया गठबंधन के लोग देश की जनता को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे अपने मूल सिद्धांतों से, जिन सिद्धांतों को लेकर के ये इंडिया गठबंधन को कोस रहे थे, उसको घेर रहे थे, उन्हीं चीजों पर चलने वाली पार्टियों को लेकर कैसे ये मजबूरी में सरकार चला रहे हैं। तो ये सत्ता की एक कह लीजिए कि सत्ता लोलुपता नहीं है तो क्या है, यानी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि इनकी जो सत्ता लोलुपता है वो भी दिखाई पड़े, और इस तरह की बातें न कहें, या इस तरह की बातें अगर कहते हैं कि हम तो केवल देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए विकल्प नहीं है इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, तो इन सब चीजों, इन सब बातों को कहने से एक बार दबें, एक बार डरें या उससे परहेज करें। हालांकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। यहां तक कि गठबंधन के ये जो दोनों सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड, उसके नेता नीतीश कुमार, तेलुगु देशम पार्टी और उसके नेता चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में ना जाने क्या क्या चीजें कह चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि ये कभी अब हमारे साथ नहीं आएंगे, हम इनको कभी अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। फिर भी जोड़ा उन्होंने। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग सीधे तौर पर इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब करना चाहते हैं कि सत्ता के लिए वो किस तरह से समझौता करते हैं, और हमेशा करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आपसे कई दिन बाद आज मुलाकात हो रही है, इसकी वजह ये है, और अभी भी उससे मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ हूँ, गले में परेशानी है इस बार, लेकिन
अब आपसे एक नियमित रूप से, जैसे हम पहले मिलते रहे हैं किसी न किसी विषय पर चर्चा के लिए, फिर मिलते रहेंगे। तो आप द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव भी हमें ज़रूर दें, अपनी प्रतिक्रिया दें और आलोचना भी करें। धन्यवाद।